नमस्कार दोस्तों, ट्राइबल यूट्यूब स्टडी अप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। तो आइए देखते हैं हम भारत के बारे में कि भारत की स्थिति कहाँ पे है या उसके कौन कौन से नाम हैं, अक्षांश स्थिति क्या है, देशांतर स्थिति क्या है। तो इसका हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। मतलब कहाँ पे स्थित है ये? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और इस उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान एवं बांग्लादेश, ये 5 देश मिलकर क्या करते हैं? एक भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। इसका प्राचीन नाम आर्यावत है एवं उसके आधार पर इसको जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। किसको? भारत को। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइट मानव प्रजाति समूह से संबंधित, मतलब जितने भी भारतीय हैं वो सभी इस प्रजाति के समूह से संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। मतलब ईरानियों ने इसको हिंदुस्तान कहा था और यूनानियों ने इसको क्या कहा था? इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। मतलब किसके आधार पे? ये दिशा के आधार पे। उत्तर में क्या है? नेपाल, भूटान, चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका है। दक्षिण में क्या है आपका? श्रीलंका एवं हिंद महासागर की स्थिति है। उसी तरह आगे देखते हैं कि भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर ये स्थित हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। मतलब ये इसका जो नामकरण किया गया वह हिंद महासागर के आधार पे हिंदुस्तान नाम रखा गया है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्र की कुंजी कहा जाता है। मतलब हिंद महासागर का जो अन्य नाम है वो क्या है? एक तो रत्नाकर है और दूसरा है इसमें शांत क्षेत्र या 7 समुद्र की कुंजी कहा जाता है। अगला बिंदु है हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। मतलब किसका? ये हिंद महासागर का ही पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? अरब सागर है जो भारत का पश्चिमी तटीय है और पूर्वी तट भाग को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। उसी तरह भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। मतलब जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो जो औसत ऊंचाई है उसका नाप लेंगे तो वो कहाँ से लेंगे? चेन्नई के समुद्र तट, मतलब चेन्नई की तरफ से जो तट है उसके आधार पे लिया जाता है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। मतलब किसके आधार पे बताया गया है? दिशाओं के आधार पे। पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों इसमें हिमाचल प्रदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि जो लद्दाख है या जम्मू कश्मीर क्षेत्र है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। इसलिए उत्तरी राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही रहेगा, दक्षिणी राज्य आपका तमिलनाडु है। तो ये आपके दिशाओं के आधार पे हो जाएंगे। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है।
दोस्तों इसमें अक्षांश स्थिति क्या है, आधार पे या देशांतर की स्थिति की बात की जाए तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। मतलब ये कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इसके आधार पे इसका अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति हो जाएगी। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। मतलब जैसे जो इंदिरा पॉइंट है वहाँ की बात करें, वहाँ से या भारत का जहाँ से सीमा प्रारंभ होती है जो समुद्र में है वहाँ से, तो कितना है 6.4 डिग्री से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांशीय देशांतीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। मतलब आपकी अक्षांश डिग्री और देशांतर डिग्री में जो अंतर पाया जाता है वो 30 डिग्री का है। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब कर्क जो रेखा है भारत को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसके आधार पर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत कहा जाता है। और इस रेखा की जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हम 8 राज्यों को आगे मैप के द्वारा भी जानेंगे। तो इसमें जो 8 राज्य हैं उसमें पहला आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां आपका मिजोरम से होकर क्या करती है, गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। मतलब सर्वाधिक जो भाग है वो मध्य प्रदेश है और इसके लगभग 14 जिलों से होकर गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मतलब दक्षिण में जो सबसे लास्ट बिंदु है उसको क्या कहा गया है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और ये जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे बात करते हैं जो मानक याम्योत्तर रेखा है, जहाँ से क्या किया जाता है, भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये आपकी कौन सी रेखा हो जाएगी, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा है, जो प्रयागराज के निकट से नैनी से गुजरती है, को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5.5 घंटा या 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब इसके आधार पे क्या किया जाता है, पूरे भारत का समय का निर्धारण किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। मतलब जैसे पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और पश्चिम में आपका गुजरात हो जाएगा। तो इन 2 राज्यों के बीच में जो समय है, स्थानीय समय, उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों, मतलब ये आपकी जो देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे आपकी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वैसे आपकी जो मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, ये भी आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें पहला राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश,
तीसरा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, चौथा हो जाएगा आपका उड़ीसा और पांचवा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। मतलब जो कर्क रेखा है और साथ में जो मानक समय रेखा है 82°30 पूर्वी देशांतर, तो ये दोनों छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कितने? 9 तटीय राज्य हैं जो समुद्र के तट के आसपास समुद्र से लगे हुए राज्य हैं। तो इसमें पहला आपका गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आपका आंध्र प्रदेश, आठवां आपका उड़ीसा और नौवां आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार ये क्या है, तटीय राज्य हैं जो क्या है तट के किनारे समुद्र से लगे हुए हैं। उसी तरह हम आगे बात करते हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं। मतलब किसके आधार पे? किसी न किसी देश के आधार पे इनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है, जो किससे लगी है? बांग्लादेश से लगी है। तो इस प्रकार आपके 16 राज्य हो जाएंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। मतलब ये क्या है, 3 राज्यों में फैला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके आधार पे क्या है, इसकी स्थिति इन सब के आधार पे ये फैली हुई है। भारत में कुल 20 राज्य, कितने राज्य? 20 राज्य स्थलरुद्ध लॉक्ड हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। मतलब कुल ऐसे राज्य 20 हैं जो क्या है, लैंड लॉक है, मतलब भूमि से घिरे हुए हैं। उनमें से 5 ऐसे हैं जो भू आवेष्टित हैं, मतलब दूसरे किसी भी देशों की सीमाओं से ये जुड़े नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है। मतलब जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो 8 राज्यों को क्या करते हैं, या 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इसमें जो सर्वाधिक, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। मतलब जो भारत की प्रादेशिक सीमा है उसकी बात करते हैं तो जो समुद्र है उसके अंदर 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार पाया जाता है। 1 समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। मतलब जैसे संलग्न क्षेत्र मतलब लगा हुआ क्षेत्र है, तो उसमें 24 समुद्री मील तक के है, उस पर क्या कर सकते हैं, सीमा शुल्क वसूली कर सकते हैं या वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। मतलब जैसे
200 समुद्री मील तक की बात की जाए, या आर्थिक क्षेत्र के आधार पे, या खनिजों के संरक्षण के आधार पे, या जो सागरीय जीव है उसके आधार पे, या वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। मतलब जो सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात की जाए जो भारत में स्थित है, तो इसमें कौन सा है? गाडविन ऑस्टिन है, या केटू के नाम से इसको जाना जाता है। और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ये कहाँ पे है? जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न, धनुषकोडी पवन द्वीप तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, और ये कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु में है। और यहाँ से आपका जो क्षेत्र है वो समाप्त हो जाता है, ये लास्ट शहर है जहाँ पे, या इसमें जो धनुषकोडी स्थित है वहाँ पे जो कन्याकुमारी है, कौन सा? भारत का लास्ट छोर है कन्याकुमारी, उसी जगह पे धनुषकोडी या पवन द्वीप स्थित है। और यहाँ यह भारत का अंतिम शहर है, वहाँ से फिर हिंद महासागर आ जाता है। तो इस प्रकार ये भारत का जो सामान्य परिचय है हम आपके सामने लेकर आए थे। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में ऐसे ही वीडियो के लिए हमको कमेंट में कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमको आगे के वीडियो के लिए उत्साह वर्धन मिलता रहे और हम आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।